Assalamu alaikum. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. My name is Nooreen Fatima. So our topic is gender issues to psychology PSY 512, and we are on the first chapter, introduction. हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर साइकोलॉजी। ठीक है, जेंडर साइकोलॉजी क्या है? जेंडर साइकोलॉजी एक ऐसा साइकोलॉजी का फील्ड है जिसमें जेंडर इश्यूज से रिलेटेड बात होती है, उसके साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, उसके साइकोलॉजिकल रीजंस और जितने भी इश्यूज होते हैं जेंडर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिफाइन व्हाट इज़ जेंडर। जेंडर की यही डेफिनेशन है कि परसेप्शन ऑफ बीइंग मेल एंड फीमेल। एक कोई इंसान है, अगर कोई भी इंसान होता है तो वो या तो मेल हो या फीमेल हो, उस बेसिस पे जज करना, उस बेसिस पे एक परसेप्शन उसका रखना है उस इंसान का, मेल है या फीमेल, उसको कहते हैं जेंडर। अब फिर उसके बाद मोस्टली कॉमन मिसकंसेप्शन ये होता है, कॉमन लाइक अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये जेंडर साइकोलॉजी सिर्फ साइकोलॉजी ये औरतों की साइकोलॉजी के लिए है, फॉर साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ फॉर बोथ जेंडर विच इज़ मेल एंड फीमेल। सो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की दो डिवीजन्स है जिसमें जेंडर इश्यूज टू रिलेटेड टू साइकोलॉजी के बारे में बात की गई है। पहला है डिवीजन 35, डिवीजन 35 जो कि 1973 में आया था, एंड इट नेम्स एज सोसाइटी फॉर द साइकोलॉजी ऑफ वुमेन। फिर है दूसरा है डिवीजन 51 जो कि 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था, एंड इट नेम्स एज सोसाइटी फॉर द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ मेन एंड मैस्कुलिनिटी। अब हम बात करते हैं कि जेंडर और सेक्स के बीच डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जेंडर एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, सेक्स एक फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। जेंडर को क्या कहते हैं? कल्चर के बनाया हुआ एक डिस्क्रिमिनेशन है फॉर मेलनेस एंड फीमेलनेस। और सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन या बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो भी होते हैं मेल एंड फीमेल में। Now what are the goals of this course जेंडर इशू इन साइकोलॉजी? पहला ये है कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि जेंडर और सेक्स के बीच डिफरेंस क्या है। दूसरा ये है कि हम ह्यूमन बिहेवियर और उसके मेंटल प्रोसेसेस को वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे, मेल का भी एंड फीमेल का भी। ये दूसरा है कि हमें एक जेंडर स्टडीज़ और वुमेन स्टडीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर होगा, ये जो कि आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है in this modern days, and दूसरा, जितने ये सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड डिफरेंसेस हैं जेंडर को लेकर के या जेंडर इश्यूज़ को लेकर के, जितनी जेंडर रिलेशंस सोसाइटी में जो भी उनके सोच है, किसी भी सोसाइटी में किसी एक जेंडर का यानी कि मेल एंड फीमेल की जो भी स्टेटस है, उनकी क्या रोल्स हैं, उनकी क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, क्या सोशलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जेंडर यानी कि मेल एंड फीमेल की क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या कैपेसिटीज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं वुमेन के स्पेशली ये, और क्या क्या रिसर्च मेथड्स, क्या क्या वो रेमेडीज़ फॉलो किए गए हैं अब तक इस चीज़ को सही करने के लिए, इस इशू को सही करने के लिए। ऑल्सो जब भी एक बच्चा पैदा होता है, बेबी होता है, उसके घर में उसकी क्या परवरिश हो रही है, क्या उसके आसपास का इन्वायरमेंट है, उसको किस तरह बिहेव करवाए, किस तरह उसकी परवरिश की जा रही है, उसके क्या सोशल कल्चरल वो इन्वायरमेंट है, तो उस बेसिस पे मेल एंड फीमेल बेबीज़ का डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर जेंडर रोल्स आते हैं। जेंडर रोल्स में यही होता है कि एक मेल और एक फीमेल की एक सोसाइटी में क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ, एक मेल एक मर्द को इस तरह बिहेव करना चाहिए, एक फीमेल को इस तरह बिहेव करना चाहिए, ये वो चीज़। फिर जेंडर डिफरेंसेस मोस्टली यही होता है कि एक बिहेवियर डिफरेंस कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ऐसा नहीं कह रही कि ऐसा होता है, बट फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कह सकते हैं जेंडर डिफरेंसेस की एक मेल थोड़ा ज़्यादा गुस्सा करता है कभी कभी, और एक फीमेल ज़्यादा गुस्सा उतना नहीं कर पाती। तो ये जेंडर डिफरेंसेस हैं। जेंडर और
स्टीरियोटाइप्स, जेंडर स्टीरियोटाइप्स का मतलब यही है कि जो भी हम सोसाइटी बिलीफ रखती है, जो भी सोसाइटी अपनी सोच रखती है मेल एंड फीमेल की एबिलिटीज़ के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में, ये उसकी सोशल बिहेवियर्स के बारे में, उसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स। फिर थोड़ा सा फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। क्रिस्टाइन डी पिज़ान, ये फर्स्ट फेमिनिस्ट राइटर थी, ये मिडिवल पीरियड की हैं और 1700 ईयर में ये वुमेन के एजुकेशन को लेकर के ये सब ने आवाज़ उठाई थी। ये दूसरी बात कि 1785 में ये एक सोसाइटी डेवलप की गई थी, सोसाइटी फॉर वुमेन, जो कि मिडिलबर्ग, डच और रिपब्लिक में थी। 1791 में एक डॉक्यूमेंट था जिसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड द फीमेल सिटीजन, और 1791 में ये था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड फीमेल सिटीजन, और 1789 में ये था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन सेंट्रल डॉक्यूमेंट है। 1792 में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की एक डॉक्यूमेंट थी, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। अब पहले क्या होता था, पहले सोसाइटी पेट्रियार्कल थी, यानी कि मेल डोमिनेटिंग थी। वहाँ पे मर्द जो थे वो औरतों को दबा के रखते थे, उनका हक इनकी कोई राइट्स नहीं होती थी, उनको उनके सारे हक छीन लेते थे, उन्हें पढ़ने नहीं देते थे, उन्हें ये किसी चीज़ के काबिल नहीं समझते थे, उन्हें अपने से बराबर बिल्कुल भी नहीं समझते थे। ये उन्हें हमेशा सोचते थे कि वो उनकी इंटेलिजेंस कम है, उनमें कोई एबिलिटी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ घर के काम के लिए हैं, उनमें कोई स्किल नहीं है, उन्हें कोई एजुकेशन भी देने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से उनको सेकंड सिटीज़न माना जाता था। तो जो अब मॉडर्न फेमिनिस्ट हैं वो आए हैं वेस्ट की तरफ से, ठीक है। तो अब आजकल मर्द भी और औरतें भी वुमेन की स्टेटस जो सोसाइटी में है अब जो है उसको बहुत मतलब अच्छे लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, इन पॉलिटिकल वे ऑल्सो, इकोनॉमिक वे ऑल्सो एंड सोशल वे ऑल्सो। तो 19th सेंचुरी में रिफॉर्म मूवमेंट था जो कि वुमेन लिबरेशन के लिए काफ़ी एक हिस्ट्री में का है। फिर 1848 में न्यूयॉर्क का फर्स्ट वुमेन राइट कन्वेंशन हुआ था। जे.एस. मिल उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखी थी, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन एंड मिड 1800s में, और ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज वाइफ हैरियट टेलर। एमिलाइन पैंखर्स्ट, इन्होंने वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन भी बनाया था। कुछ 19th सेंचुरी फेमिनिस्ट के नाम हैं एमा गोल्डमैन, एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, डेम एथेल मैरी स्माइथ एंड मार्गरेट सैंगर, और ये कुछ 19th सेंचुरी के फेमिनिस्ट थे। ईस्ट कासिम आमिन एक इजिप्शियन ज्यूरिस्ट थे जिनको कहा जाता है फादर ऑफ इजिप्शियन फेमिनिस्ट मूवमेंट, और इन्होंने वुमेन लिबरेशन की एक बुक लिखी थी। तो इन सारे लोगों के वजह से ये वुमेन की स्टेटस, लोगों की क्या परसेप्शन थी, लोग क्या सोचते थे वुमेन के बारे में, जो भी थोड़ा गलत सोचते थे, ये उन्हें थोड़ा कमज़ोर समझते थे, ये वो सारी चीज़ें चेंज होने लगी, विजन चेंज होने लगा। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और भी एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ, उस वक्त बहुत सारे औरतें जो कि कभी बाहर वर्क नहीं की थी, वो बाहर काम करना स्टार्ट कर दी। बट जब वॉर ख़त्म हुआ तब काफ़ी ज़्यादा जॉबलेस हो गए सब लोग, बट स्टिल कुछ औरतें तब भी काम करती थी। वो नर्स का काम या फार्मिंग का काम या फिर कोई और काम, धीरे धीरे ये वुमेन कुछ अपने वो फैक्ट्रीज़ या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में काम करना स्टार्ट कर दी। ये मैकेनिकल वर्क जो कि पहले सिर्फ मर्द ही कर सकते थे। कुछ कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट कंट्री में वुमेन को बिल्कुल इक्वली रखा गया मेन के, बट
कुछ कंट्रीज़ जैसे कि जर्मनी और इटली में भी अर्ली 20th सेंचुरी में अभी तक वहाँ पे वुमेन को डिस्करेज किया जाता था और उनको टफ टाइम दिया जाता था। फेमिनिस्ट मूवमेंट के कुछ वेव्स, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। ये फर्स्ट वेव में ही यही था कि फर्स्ट वेव में वो वाले फेमिनिस्ट आते थे जिन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था फॉर दी वुमेन। सेकेंड वेव में वो वाले वुमेन आते हैं जिन लोगों को परमिशन मिल गया, थोड़ा कुछ लाइसेंस मिल गया, कुछ औरतों को अलाउ हो गया, हाँ, कि वो काम भी कर सकें, वो इलेक्शन में वो अपनी वोट भी दे सकें। और सेकेंड वेव फेमिनिस्ट एक्टिव हुई थी आफ्टर 1960 और ये काम भी करना स्टार्ट कर दिए। ये फॉर लाइक इक्वालिटी, इनको इक्वालिटी भी मिलने लगी, सोसाइटी में भी इनको इक्वालिटी मिलने लगी और इकोनॉमिकली भी इनको पैसे के वो सैलरी में भी इकोनॉमिकली इनको सैलरी में भी इनको इक्वालिटी मिलने लगी अकॉर्डिंग टू मैन। ठीक है, ये बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्शन और सेक्सुअल लिबरेशन के लिए इनको अपने हक के लिए लड़ना स्टार्ट कर दी। अब जो थर्ड वेव मूवमेंट था वो 1990s से स्टार्ट हुआ और इसमें क्या होने लगा, हाँ, कि इन लोगों ने हर अलग अलग कैटेगरीज ऑफ वुमेन को इनकरेज करना स्टार्ट कर दिया, उनकी इक्वालिटी के लिए उनके हक के लिए, उनकी राइट के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। और फिर थर्ड वेव फेमिनिस्ट वो थी जो हर डिफरेंट ग्रुप्स की औरतें थी जो कि अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग सॉल्यूशंस निकलने लगे, उनके अलग अलग रिजल्ट्स निकलने लगे। वो काफ़ी इस चीज़ में आगे बढ़ने लगी और इंडिपेंडेंट होने लगी। और वुमेनिज्म, क्वेयर थियरी एंड पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म आर अ पार्ट ऑफ दिस वेव, थर्ड वेव फेमिनिस्ट।